हेलो दोस्तों, करंट अफेयर का आज मेरा 5वां सीरीज़ है। इससे पहले 4 और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, इससे पहले 4 मेरा जो वीडियो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे जो सिविल्स ओ या सिविल्स ऑफिसर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया गया है। आगे हम 5वां सीरीज लेकर आए हैं, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का करंट अफेयर जो है 72 बीपीएससी, इसके अलावा अभी बहुत जल्दी ही यूपीपीसीएससी की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सारे करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं है कि 72 बीपीएससी के बाद इस करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाएगी। तो ये मेरा 5वां सीरीज है और आप लोग इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने वो सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट को ऐड किया है जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिख जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर में है, पीएफआरडीए ने गठित किया है एक कमेटी जिसका नाम है सार्ग, SAARG। सार्ग का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटेजिक एसेट लोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। एक कमेटी गठित किया है और इस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री नारायण रामचंद्रन। ये कमेटी किस लिए पीएफआरडीए ने गठित किया है? तो आपको पता है कि जो सैलरी वाले जो भी व्यक्ति हैं जो सरकारी जॉब में करते हैं, तो उनके सैलरी से एनपीएस कटता है, और वो एनपीएस का पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए एनपीएस का पैसा, ताकि उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले और बाद में जब रिटायरमेंट के बाद उनको ज़्यादा पेंशन मिल सके। इसीलिए पीएफआरडीए ने सार्ग कमेटी के गठित किया है, याद रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर आज का है, बिहार सरकार का काला जार उन्मूलन का एक विस्तृत डोजियर तैयार किया गया है। तो काला जार एक बीमारी है, जानते हैं। इस पे एक विस्तृत डोजियर तैयार किया गया है और ये विस्तृत डोजियर बिहार सरकार WHO को पेश करेगा। तीसरा आज का करंट अफेयर है, इरेडा जो कि फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसकी एक और कंपनी है इरेडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस। इसने क्या है कि इंटरनेशनल लोन दिया है अभी हाल ही में, और ये पहला इंटरनेशनल लोन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। किस देश को पहला इंटरनेशनल लोन दिया है? तो अफ्रीका का एक कंट्री है जाम्बिया, उसी को दिया है। ये याद रखिएगा कि इरेडा ने पहला लोन किस देश को दिया है, इंटरनेशनल लोन है ये, तो जाम्बिया को दिया है। चौथा करंट अफेयर आज का देख लीजिए। चौथा करंट अफेयर है जो केंद्रीय बजट 2026 और 27 में इसकी घोषणा किया गया था, और ये है रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना के बारे में। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना जो केंद्रीय बजट 2026 में है, उसमें कुल 4 राज्य को शामिल किया गया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर में। तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है एंड केरल है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि केरल जो है रेयर अर्थ में किस मामले में भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, क्या कौन सा रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा मिलती है। अगर जो याद नहीं है तो याद दिला देते हैं। यहाँ पे मिलती है मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड जो है भारत में सबसे ज़्यादा केरल राज्य में मिलता है। तो याद रखिएगा, मोनाजाइट सैंड एक क्या है, रेयर अर्थ जो है मेटल है। इसका यूज कहाँ किया जा सकता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी में, जो 3rd स्टेज की न्यूक्लियर एनर्जी होगी, इसमें इसका यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए 5वां करंट अफेयर आज का है, भारत की पहल है जो है REPM। REPM का फुल फॉर्म क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट नाम का एक पहल शुरू किया गया है। इस पहल में कुल कितना करोड़ की
का घोषणा किया गया, तो 7,280 करोड़ रुपया योजना के रूप में इसमें सरकार खर्च करने के लिए बात हो रहा है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट में। और इसके द्वारा भी क्या होगा, तो रेयर अर्थ से ही समझ में आ गया होगा कि रेयर अर्थ से रिलेटेड ही काम यहाँ पे होगी इस स्कीम में। तो इसमें बजट भी याद रखिएगा कि कितना बजट की घोषणा किया गया है और कब इसकी घोषणा हुआ था, तो नवंबर 2025 में घोषणा हुआ था। और यहाँ पे है जो रेयर अर्थ के से रिलेटेड सारे जो इक्विपमेंट का सामान है उसको विकसित किया जाएगा। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है, विंड टर्बाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एरोस्पेस होता है और रक्षा क्षेत्र होता है। इन सारे क्षेत्रों में है जो रेयर अर्थ का बहुत ज़्यादा यूज बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा आ जाइए आज का छठा करंट अफेयर में जो है, गुजरात को दोबारा जो है 33 साल बाद वापस मिला है इसको टाइगर स्टेट का दर्जा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो आप याद रखिए गुजरात को दिया गया। और कितने सालों के बाद दिया गया, तो 33 सालों के बाद है। और यहाँ एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि गुजरात ही एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ पे शेर, बाघ और तेंदुआ तीनों प्रजातियाँ मिलती है। तो पहले से टाइगर यहाँ पे बीच में अभी गायब हो गया था, लेकिन रिसेंटली में गुजरात के दाहोद जिला के में एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में यहाँ बाघ की उपस्थिति को दर्ज किया गया। उसके बाद से गुजरात को 33 सालों के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखिए, अगला करंट अफेयर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। बिल फॉर पीस 2026 अभ्यास। बिल फॉर पीस 2026 अभ्यास में जो है ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस देश के मेंबर इसमें शामिल थे। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस कहने का मतलब है कि बेसिकली ब्रिक्स में 5 कंट्री था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, यस मिला दे तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये 5 था। इसके अलावा आप जानते हैं कि लास्ट कुछ ईयर में और भी यहाँ पे कंट्री ऐड हो गए हैं, जैसे ईरान इसके मेंबर हो गया है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स प्लस में ये सारे ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा इंडोनेशिया, इथोपिया, ये सारे इसके देश में आ चुके हैं। तो अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि बिल फॉर पीस 2026 जो है एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। और ये किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कराया गया था, ये याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बिल फॉर पीस 2026 जो अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास में भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें भाग नहीं लिया गया। तो याद रखिएगा कि हाल ही में ब्रिक्स के द्वारा कौन सा अभ्यास किया गया, तो बिल फॉर पीस 2026 का आयोजन किया गया है। किसने आयोजित कराया, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया। क्या भारत इस अभ्यास में शामिल था, तो नहीं शामिल था। और कैसा ये अभ्यास था, तो नौसेना का अभ्यास था, याद रखें। ऑपरेशन स्वदेश इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ऑपरेशन स्वदेश जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था ईरान से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए। आपको पता है कि रिसेंटली में वहाँ पे युद्ध दोबारा छिड़ गई थी। ऐसे में युद्ध से पहले ही वहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह हो रहा था, लोगों के अंदर में काफ़ी भय था कि यहाँ युद्ध होगी। ऐसे में लोग वहाँ से जल्दी से बाहर निकलना चाहते थे, तो सरकार वहाँ पे ऑपरेशन स्वदेश चलाई थी। इसके अलावा और भी एक यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु, जो इस करंट अफेयर में तो मैंने शामिल नहीं किया गया, तो पीछे का करंट अफेयर में या आगे का करंट अफेयर में मैं इसको शामिल कर दूंगा ऑपरेशन सिंधु को। ये भी ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था, तो ईरान और इजराइल से ही नागरिकों को निकालने के लिए 2025 जून में चलाया गया था ये ऑपरेशन, याद रखिएगा। स्वदेश और जो ऑपरेशन सिंधु है, ऑपरेशन स्वदेश है जो ईरान से संबंधित है, ऑपरेशन सिंधु है ईरान और इजराइल दोनों से संबंधित है। उसके बाद आ जाइए कैप्टन हंसा शर्मा, ये जो हैं रुद्रा हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर में देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है।
क्योंकि भारत जो है बायोब्यूटामेन भारत बायोब्यूटामेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, भारत जो है बायोब्यूटामेन को उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और भारत ने पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित कर दिया गया बायोब्यूटामेन को उत्पादन करने के लिए। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो मोहाली में किया गया है। और इसके जो है एक कंपनी के भी स्थापना किया गया है, पीआईबी में आपको मिल जाएगी। तो इसमें मैंने शामिल नहीं किया है कंपनी के बारे में। तो कंपनी की जो स्थापना किया गया है वो स्थापित किया गया है हरियाणा में। आशा वैन जो है, आशा वैन गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक वैन है। वैन मतलब ये एम्बुलेंस की तरह है, जो कैंसर से पीड़ित गुजरात के लोग हैं उसकी पहचान करने के लिए आशा वैन को लॉन्च किया गया था। इतना इम्पोर्टेंट तो ये नहीं है आशा वैन। हाँ, लेकिन अगला EV4 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। EV4 एक वीज़ा है। वीज़ा समझते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अलग अलग पर्पज़ से। कोई स्टूडेंट जाता है एजुकेशन पर्पज़ से, कुछ व्यापार के लिए जाते हैं, कुछ जॉब के लिए जाते हैं, अलग अलग पर्पज़ से। तो EV4 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे है प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा है ये। और ये याद रखिएगा क्या है, EV4 जो वीज़ा है तो प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीज़ा है ये। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि चाइना के लोगों को भारत में आकर के प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में के लिए ये वीज़ा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि EV4 जो वीज़ा है किस देश के लिए भारत में शुरू किया गया है? तो चीन के लोगों के लिए, जो वहाँ के उद्योगपति हैं उनके लिए बेसिकली शुरू किया गया कि आप आइए भारत में और कंपनी लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप बिजनेस यहाँ पे कीजिए। याद रखिए। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है विश्व सूत्रा या विश्व सूत्र जो है ये कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का एक पहल है। याद रखिएगा, विश्व सूत्र पूछेगा कि डायरेक्टली कि विश्व सूत्र का पहल किस मंत्रालय का है, तो याद रखिएगा ऐसे समझ में तो ये आएगा नहीं अगर जो इसको नहीं पढ़े रहेंगे या सुने रहेंगे। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये पहल है और इसमें जो है निफ्ट को भी शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया? इसका उद्देश्य है जो भारतीय पारंपरिक हथकरघा है अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक फैशन के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर को बढ़ावा देने के लिए। मतलब कि इंडिया का ट्रेडिशनल जो क्लॉथ है उसको थोड़ा फैशन के साथ में जोड़ करके और इंटरनेशनल मार्केट में इसको लॉन्च करने के लिए विश्व सूत्र पहल है। ये ध्यान रखिएगा किसका है? तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का है। दिव्य भारत पहल भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कोई मंत्रालय की पहल नहीं है, बट ये हाँ इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आपको लगेगा कि दिव्य भारत पहल किसी मंत्रालय का है, बट ये है नीति आयोग का पहल। दिव्य भारत पहल किसका पहल है? ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो नागरिकों और विदेशी यात्रियों को जो है भारत में पर्यटन को प्रेरित करने के लिए दिव्य भारत पहल शुरू किया गया। नीति आयोग का ये पहल है। मेरा गांव मेरी धरोहर जो है किस मंत्रालय का पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय का पहल है। इसमें क्या किया जाएगा कि तो जो गांव की जो धरोहर है, जो वहाँ की सांस्कृतिक पहचान है, उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। और उसके अलावे जो ग्रामीण पहचान है उसको संरक्षित किया जाएगा। फिर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया जाएगा। और कुल मिला के लगभग जो भारत के 6.5 लाख गांव है उसका डिजिटल मैपिंग करने के लिए ये बातें मेरा गांव मेरा धरोहर में है। तो ये याद रखिएगा, मेरा गांव मेरा धरोहर संस्कृति मंत्रालय का है। बाल विवाह मुक्त भारत ये अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये शुरू करने के पीछे इसका कारण क्या है? तो भारत में बाल विवाह जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 10% जो है बाल विवाह के दर में कमी लाना है। और 2030 तक जो बातें बोला गया है
कि भारत को 2030 तक बाल विवाह से मुक्त करना है। तो एक तो लक्ष्य याद रखिएगा कि भारत को कब बाल विवाह से मुक्त करने का लक्ष्य है, तो 2030 तक है। और 2026 तक क्या बोला गया है, बाल विवाह में 10% का कमी लाना है। तो बाल विवाह से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और भी अभी पहल हुआ है, जैसे बाल विवाह से ही याद रखिएगा, बालोद एक ज़िला है। कहाँ है ज़िला, तो छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है बालोद। यहाँ ये पहला ज़िला है जहाँ बाल विवाह मुक्त, मतलब पूरी तरीके से बाल विवाह यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसके बाद यहीं पे छत्तीसगढ़ में एक और चीज़ें हुआ है कि 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में ही। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भी करंट अफेयर। इसके बाद आ जाइए, ये अगला है संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ये संगठन जिसको बोलिए, ये संस्था बोलिए, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। उसने घोषणा किया है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। और ये क्वेश्चन अभी बंगाल PCS के एग्ज़ाम में पूछा है कि वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत में आता है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत में कुछ और भी इससे रिलेटेड पहल किया गया है इसकी घोषणा के बाद। तो एक कंपनी है, बीमा कंपनी है, कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कृषि सखी पहल जो है वो एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है कृषि सखी पहल। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कृषि बीमा कंपनी है ऑफ इंडिया लिमिटेड, कृषि बीमा कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब AIC एक जो कृषि से रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी है, उसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये फिगर में साफ आपको दिख रहा होगा। और ये किस संगठन ने घोषणा किया 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि किसान वर्ष, तो FAO यहाँ पे भी फिगर में दिख जाएगा। ये करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है। 2025 में इसकी घोषणा हुआ, तो 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी। श्वेत क्रांति के बारे में पहले जानते हैं। श्वेत क्रांति का जनक बताएंगे आप लोग कौन, इनके श्वेत क्रांति के पिता या जनक किनको माना जाता है, अगर जो नहीं पता है तो जान लीजिए। ये हैं वर्गीज कुरियन, इनको बोला जाता है श्वेत क्रांति मतलब वाइट रिवोल्यूशन के जनक या फादर। तो श्वेत क्रांति का अभी 2.0 लॉन्च किया गया है। और कब शुरू किया गया है 2.0, तो 19 सितंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। क्या है इसमें, तो भारत सरकार ने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें बताया है। बोला है कि अगले 5 वर्ष में जो डेयरी मतलब दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध की खरीद में जो कितना है 50% का वृद्धि का लक्ष्य है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा है कि इसमें 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां के खोलने के बाद बोला है। कितने हज़ार, तो 75,000 याद रखिएगा। और आपको ये पता होगा कि भारत जो है दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला भारत जो है विश्व स्तर पर है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि भारत जो है चावल उत्पादन में इस टाइम में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। चावल उत्पादन करंट अफेयर में आप पहले डिस्कस कर दिए हैं, जिनको नहीं पता है देख लीजिए इंटरनेट से सर्च करके, क्योंकि ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस टाइम में भारत ने क्या है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए चावल उत्पादन में पहले स्थान पे आ गया है। आगे का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। भारत ने ITB का एक पर्यटन सहयोग आयोजित हुआ था। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक प्रदर्शनी शुरू हुआ था। पर्यटन का एक प्रदर्शनी शुरू हुआ था और ये कहाँ हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। तो याद रखिएगा कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी कहाँ हुआ था, जर्मनी में आयोजित हुआ था। और वहाँ पे भारत के भी पवेलियन वहाँ पे उद्घाटन किया गया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ITB इंटरनेशनल टूरिस्ट
जो प्रदर्शनी शुरू किया गया था, कहाँ पे शुरू किया गया था? जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, वहीं पे ये आयोजित किया गया था। यहाँ पे एक पेवेलियन भी भारत के द्वारा खोला गया था। ये इम्पोर्टेंट है। UIDAI ये है एक्चुअली में आधार से संबंधित। UIDAI इसने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है बग बाउंटी। बग बाउंटी कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है। बग बाउंटी पता है, साइबर अटैक करने से पहले क्या किया जाता है, उनको उसके मोबाइल लैपटॉप वगैरह किसी चीज़ के ऊपर बग भेजा जाता है। उसके बाद आपके ऊपर साइबर हमले होंगे, आपके डाटा सारे चोरी कर लिए जाते हैं। ऐसे में डिजिटल साइबर सुरक्षा के लिए बग बाउंटी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा, UIDAI के द्वारा शुरू किया गया है। इसके एक और आप लोग को आधार वाला याद रखना है, उदय के बारे में थोड़ा सा आप लोग उदय के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक शुभंकर शायद UID ने लॉन्च किया है जिसका नाम उदय है। तो वो जो है शुभंकर जो उदय है किसने बनाया था ये भी याद रखिएगा। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो UIDAI का शुभंकर जो उदय के नाम से लॉन्च किया गया है किसने उसको बनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने क्या है, भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ करेंगे। और ये भारत टेक्स मतलब यहाँ टेक्सटाइल से है, तो भारत टेक्स 2026 का कहाँ आयोजन होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित हो गया ये होगी। और ये कहाँ पे कब होगी? तो जुलाई में होगी, जिस टाइम में 72 BPSC के एग्ज़ाम उसके कुछ ही दिन के बाद है। तो भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी है रेयर अर्थ से ही रिलेटेड। दुर्लभ मृदा संसाधन में भारत तीसरे स्थान के ऊपर है। मतलब रेयर अर्थ का जो रिजर्व है, जो हमारे पास रिजर्व, याद रखिएगा, उत्पादन का हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिजर्व का बात कर रहे हैं। तो इसमें हम भारत जो है तीसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा रिजर्व रखने वाला जो दुर्लभ मृदा भंडार है, जो रेयर अर्थ है, किसके पास सबसे ज़्यादा है? तो पहले नंबर पे चीन है। दूसरे नंबर आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो दूसरे नंबर पे देश है वो ना तो अमेरिका है ना तो रूस है, बल्कि ये दूसरे नंबर पर कौन देश है? तो ब्राज़ील है। और तीसरे नंबर पे भारत है। तो रेयर अर्थ वाला याद रखिएगा, जो मिट्टी है इससे रिलेटेड है दुर्लभ मृदा भंडार। सबसे ज़्यादा चीन के पास, दूसरा नंबर पे ब्राज़ील के पास और तीसरे नंबर पे भारत है, याद रखिए। अगला करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रयान 4 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इसरो ने क्या किया है कि चंद्रयान 4 को लॉन्चिंग करेगी 2027 में, अगले साल लॉन्च करने वाली है। लेकिन इसरो ने अभी हाल ही में क्या है, घोषणा कर दिया है कि जो चंद्रयान 4 है उसे किस जगह पे लैंड कराया जाएगा। तो उसके जो रोवर हैं उसको लैंड कराया जाएगा कहीं पे। तो कहाँ लैंड कराया जाएगा? तो चंद्रमा पे एक माउंटेन है, ठीक है, पर्वत, जिसका नाम है मोन्स मॉर्टन। मोन्स मॉर्टन ये पूछ सकता है कि मोन्स मॉर्टन जो है पर्वत कहाँ स्थित है। आपको लगेगा तो किसी देश में स्थित है, बट ये गलत हो सकता है। मोन्स मॉर्टन जो है पर्वत, ये है चंद्रमा पर स्थित है। क्यों यह न्यूज़ में आया? क्योंकि इसरो का जो चंद्रयान 4 है यहीं पे लैंडिंग कराया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है मोन्स मॉर्टन। ये याद रखिएगा चंद्रयान 4 को यहाँ। और चंद्रयान 4 को का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ना केवल यहाँ पे जो रोवर हैं उसको लैंड कराना है, बल्कि वहाँ से वापस आना है, कुछ मिट्टी वगैरह जो भी वहाँ से मिलता है उसके नमूने को ले करके, याद रखिएगा। केरल ने बैसिलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो केरल भारत का पहला राज्य है जो सूक्ष्म जीव को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। भारत का पहला राज्य जो है राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। कौन सा सूक्ष्म जीव को घोषित किया है? तो बैसिलस सबटिलिस, ये याद रखिएगा, बैसिलस सबटिलिस है।
करके एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ही है बैसिलस, तो उसी को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। और ये फ़ोटो में देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ केरला अपना वेबसाइट पे ये लिंक भी दिया है, बैसिलस सबटिलिस, ये याद रखिएगा। और ये गुड टाइप का बैक्टीरिया है, ये हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है बल्कि गुड टाइप का बैक्टीरिया है ये। तो पूछ देगा कि रिसेंटली में भारत के किस राज्य में राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो केरला ने घोषित किया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। किस चीज़ को घोषित किया है भाई, तो एक बैक्टीरिया का घोषित किया है जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये अच्छा एक बैक्टीरिया है। जीआई, अब जीआई उत्पाद, भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई का दर्जा मिला हुआ है। जैसे बिहार में ही देखिए, जर्दालू आम हो गया, या और भी बहुत सारे हैं प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। अभी तो रिसेंटली में भी बिहार के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे का करंट अफेयर में उसको हम शामिल नहीं, इसी करंट अफेयर में आया है, मैंने शामिल किया है कि रिसेंटली में बिहार के कौन सा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तो जीआई टैग मिला हुआ है तो एक समस्या तो आता है कि जीआई टैग मिला हुआ है, फिर भी जो विदेशों में सामान जाता है तो उसे पहचानने में हमें दिक्कत आती है। तो ऐसे में सरकार ने उसे आसान करने के लिए क्या किया है, भारत जीआई नाम का एक संकेतक बनाया है, भारत जीआई। अब क्या होगा कि जितने भी जीआई प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे में भारत में या कहीं पे जो है फॉरेन में भेजा जाएगा वो सामान, तो उसके उस बॉक्स के ऊपर ये लोगो लगा दिया जाएगा, भारत जीआई। तो मतलब ये समझ में आ जाएगा लोगों को कि ये जो एक तो प्रोडक्ट है भारत का है और ये जीआई अप्रूव्ड है। ये करंट अफेयर है, भारत जीआई से याद रखिएगा। अब शीत जल मत्स्य पालन सम्मेलन इम्पोर्टेंट है ये। शीत मतलब कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड वाटर मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है कोल्ड वाटर मत्स्य पालन सम्मेलन, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए, अभी रिसेंटली में भारत ने नागोया प्रोटोकॉल जो है उस पर एक अपना पहला रिपोर्ट जारी किएगा, पहला राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो ये पूछ सकता है, एक तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से 2 बरस के बीच में ये इसका रिपोर्ट है। तो 1 नवंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2015 के अवधि के बीच का ये टाइम पीरियड लिया गया है इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। नागोया जो एक शहर है ना, जापान का एक शहर था, वहीं पे ये नागोया प्रोटोकॉल के बारे में अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें ये याद रखिएगा। और इसमें एबीएस के ऊपर फोकस किया गया है। एबीएस के मतलब क्या होता है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के बारे में। तो आप कोई भी चीज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है, और उसका बेनिफिट के बारे में भी देखना है आपको कि केवल वो आपके ऊपर ही बेनिफिट नहीं होना चाहिए, दूसरे लोगों को भी होना चाहिए, इसके ऊपर है। और ये जैव विविधता से रिलेटेड सीबीडी का एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। नागोया प्रोटोकॉल सीबीडी के ऊपर है, जैव विविधता, कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसी के ऊपर राष्ट्रीय रिपोर्ट एक भारत सरकार ने जारी किया है और ये पहला रिपोर्ट था, इसीलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। अगला करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली में आपको पता है जनवरी फरवरी में हुआ है EI का समिट, इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। वहीं पे ये पैक्स-सिलिका जो है अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया एक संगठन है, पैक्स-सिलिका। तो इसमें भारत ने क्या है, इस संगठन में शामिल हो गया है, पैक्स-सिलिका। और पैक्स-सिलिका में क्या चीज़ है, तो सेमीकंडक्टर, AI और महत्वपूर्ण जो खनिज आपूर्ति श्रृंखला है उसको सुरक्षित करने के लिए इस संगठन का बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा, पैक्स-सिलिका तो एक तो है क्या, ठीक है, इसमें अभी भारत शामिल हो गया है तो इसका इम्पोर्टेंट ऐसे भी बढ़ गया। और इस संगठन बनाने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कौन देश था शामिल, तो अमेरिका का ये संगठन बनाया था। अब इसमें कुल कितने अभी रिसेंट में सदस्य देश हैं शामिल, तो 12 सदस्य देश हैं। तो 12 का नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा
क्योंकि पूछ सकता है कि रिसेंटली में जो भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ उसमें कौन सा देश इसके मेंबर नहीं है या इसके हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो 12 मैं यहाँ बता देता हूँ। पहला है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा है दक्षिण कोरिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पाँचवा सिंगापुर, छठा इजराइल, सातवां है यूनाइटेड किंगडम, आठवां है यूएई, नौवां है कतर, 10वां है ग्रीस और भारत 11वां स्वीडन भी इसमें 12 देश हैं। कौन है इस संगठन में नहीं शामिल है? तो चीन इससे बाहर दिख रहा है आपको। इसके अलावा कौन दिख रहा है इससे बाहर? रूस। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और ये रेयर अर्थ में यहाँ पे देखिए ब्राज़ील, तो देखिए अभी रिजर्व काफ़ी है वहाँ पे, लेकिन ब्राज़ील और रूस ऐसा इंपॉर्टेंट देश है। और चीन है जो अभी इस पैक्स सिलिका का सदस्य नहीं बना। एक्चुअली में पैक्स सिलिका बनाने का अमेरिका का मेन लक्ष्य था कि कोविड के बाद जो सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो गया था, लैपटॉप वगैरह में यूज किया जाता है या और भी जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक सामान है उसमें ये सेमीकंडक्टर चिप का यूज किया जाता है। तो ऐसे में चीन का इस पर दबदबा है। ऐसे में अब अमेरिका अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस पहल को शुरू किया है। तो इसमें क्या किया जाता है? इस मिशन में कच्चे खनिजों का निष्कासन किया जाता है, खनिजों का प्रसंस्करण किया जाता है, चिप निर्माण, पैकेजिंग और उन्नत एआई डेटा सेंटर के बनाया जाता है। ये सब है। अगला करंट में देखिए, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। ये एक इंडेक्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है जो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। और इस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है इस बार जो 16वें स्थान पे है। तो वैश्विक रैंकिंग है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत ने शुरू किया है और भारत खुद को अपने आप को पहला स्थान पर नहीं रखे बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया है कि भारत जो है रिस्पॉन्सिबल नेशन में कौन से स्थान पे है। तो 16th नंबर पे है, 16। और पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो सिंगापुर को पहला स्थान मिला है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। सिंगापुर पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। इस जो इंडेक्स को बनाने वाला कुछ संगठन कौन था शामिल? तो एक तो WIF वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इसके अलावा IIM अहमदाबाद भी इसमें शामिल है। यहाँ पे नहीं शामिल हो पाया है, लेकिन इसको बनाने वाला एक तो सबसे मेन है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का एक शामिल है। इसके अलावा IIM अहमदाबाद भी शामिल है। ये याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारत का स्थान 16वां है। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। अगर जो स्कोर आपसे पूछा जाता है तो स्कोर भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है कि 0.5515 जो भारत का रैंक यहाँ पे हासिल हुआ है। अगला करंट में आ जाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफिक विथ आई इंस्टेंट का एक नई क्रांति शुरू हुई है। और किस हॉस्पिटल में? तो आपको लगेगा देख के यार आई इंस्टेंट और ये एंजियोग्राफी आँख वगैरह से कुछ रिलेटेड है, तो आप झट से आंसर एम्स दिल्ली को मार सकते हैं क्योंकि एम्स दिल्ली पूरा इंडिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। लेकिन ये हो जाएगा आपकी गलती। और ये जो शुरू किया गया क्रांति आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च एंड रेफरल है, मतलब आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है, वहाँ पे ये शुरू हुआ है। तो भारत के पहला 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफिक विथ आई इंस्टेंट की नई क्रांति कहाँ पे शुरू हुई है? तो आर्मी हॉस्पिटल जो न्यू दिल्ली है वो यहाँ पे शुरू हुई है, एम्स नहीं है ये। भारत और मालदीव के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है कि मालदीव में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। तो एयरपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है हनीमादो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है ये हनीमादो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? मालदीव में। यहीं प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया था। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो एक देश है दक्षिण अमेरिका का पेरू ने क्या है कि बिना डंक वाला मधुमक्खी है बी जिसको बोलते हैं, तो बिना डंक वाला मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दे दिया है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है पेरू।
ये याद रखिएगा। अब पेरू के ही सातिपो नगर पालिका ने ये काम किया है, याद रखिएगा। अगर जो देश पूछता है तो आंसर लगाएंगे पेरू, और अगर जब पूछेगा आउट डेप्थ में गया कि कौन सा वहाँ का नगर पालिका है, तो सातिपो नगर पालिका है जो ये काम किया है कि बिना डंक वाला मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दे दिया गया है। भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया गया, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, याद रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किया गया है, और ये इंडेक्स 4 साल के बाद आया है। ये पहला बार तो नहीं आया है, पहली बार ये 2020-21 में शायद आया था। ये ध्यान है मुझे कि 2021-20 में आया था। तो नीति आयोग ने एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स जारी किया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 को इसने जारी किया है। और इस रैंक में जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य में पहला स्थान रखता है महाराष्ट्र। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला रैंक पे कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र, दूसरे पे है तमिलनाडु, और तीसरे पे है गुजरात, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। अगर जो बीपीएससी के लिए हम देखें 72 के लिए, तो इम्पोर्टेंट क्या है, तो बड़े राज्यों में बिहार का स्थान है 19वां, याद रखिएगा। 19th पोजीशन पे बिहार है बड़े राज्यों में। और बिहार का स्कोर भी बीपीएससी पूछ लेता है, तो 46.31 है, याद रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बिहार का जो स्कोर कितना है, 46.31। कौन सा स्थान पे बिहार है, तो 19वें नंबर पे। पहला स्थान पे कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, दूसरे पे कौन है, तमिलनाडु। छोटे राज्य की बात करें तो पहले स्थान पे है उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर जो अब तो यूटी बन चुका है, तीसरे नंबर पे है नागालैंड, चौथे नंबर पे है दादर एंड नागर हवेली द्वीप, और 5वें पे है गोवा। अगला देखिए, भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये हमारा जो मौसम विभाग है ना, किस मंत्रालय में आता है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत में आता है ये। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, ये पूर्णतः स्वदेशी है भारत का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। और इसके ये कहाँ पे विकसित किया गया, तो IITM है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में स्थित है, यहीं पे इसको लॉन्च किया गया है, भारत फोरकास्ट सिस्टम को, याद रखिएगा। ये स्वदेशी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक ऑपरेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है, बहुत कम करंट अफेयर में इसको ये ऑपरेशन का नाम मिलेगा आपको। स्पीडी में तो शायद बिल्कुल ही नहीं दिया है, बस ऐसा कुछ दे दिया है। अमेरिका का एक सैन्य अभियान हुआ, सैन्य जो है अभियान चलाया गया था, कहाँ पे, इजराइल में। इस ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन एक्सोब्ल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व से समझ जाइएगा तो वहाँ का राष्ट्रपति को अरेस्ट करने के लिए चलाया गया था। तो वहाँ के जो भी समस्या था वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा जो क्रिएट किया गया था, तो ऐसे में एब्सोल्यूट नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश के द्वारा ऑपरेशन ये चलाया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। क्यों चलाया गया था, तो ये जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनको अरेस्ट इसी ऑपरेशन के तहत किया गया था। वहाँ पे पहले एयर स्ट्राइक किया गया और उसके बाद उसको राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो साथ में उनकी पत्नी को भी लेके गया था, याद रखिएगा। और ये एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। और ये भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध के कारण से ये ऑपरेशन जो सैन्य ऑपरेशन है, ये ईरान के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो जून में किया गया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जून में शुरू हुआ था। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है अभी फरवरी में युद्ध चला था। इसके बाद ही तो तेल संकट वगैरह का समस्या आ गया था, तो ये ईरान के दौरान शुरू किया गया था। अगला करंट अफेयर, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, बहुत कम मैगजीन में आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ही करंट अफेयर दे रहा हूँ जो बाकी सब मैगजीन से अलग कर देगा। तो ईरान ने क्या किया था, इजराइल और ईरान और अमेरिका के साथ फरवरी मार्च में जो युद्ध चल रहा था, तो
बहुत सारे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा और ये इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। उसके बाद में क्या किया कि ईरान ने भी टारगेट किया इजराइल का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो याद रखिएगा ये पावर प्लांट है दिमोना में स्थित है। तो पूछ सकता है कि दिमोना जो पावर प्लांट है वो किस देश में स्थित है, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसलिए इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमोना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इजराइल में स्थित है और यहीं पे मतलब डायरेक्ट इसके ऊपर तो हमला नहीं किया था, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र पे हमला किया था, इसके कारण से ये न्यूज़ में आया था। दिमोना याद रखिएगा। और ये किस जगह पे है, तो यहाँ पे एक मरुस्थल है, नेगेव मरुस्थल है, नेगेव मरुस्थल है। यहीं पे इस पे अटैक किया था ईरान ने, तो काफ़ी क्षति पहुंचाया था। हालांकि किसी का मरने का तो खबर नहीं था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। ये याद रखिएगा, इजराइल में स्थित है ये। पद्म पुरस्कार देख लेते हैं 2026 का। कुल कितने व्यक्ति को मिला है पद्म पुरस्कार, तो 131 व्यक्ति को मिला है, 131 हुआ। उसमें पद्म विभूषण है 5 व्यक्ति को, पद्म भूषण 13 व्यक्ति को मिला है, और पद्म श्री जो मिला है कितने का, 113 व्यक्ति को मिला है। उसमें से 131 में से 6 हैं जो विदेशी व्यक्ति हैं और 16 है जो मरणोपरांत दिया गया है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो पद्म विभूषण में कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे धर्मेंद्र जो एक्टर थे उनका देहांत होने के बाद मिला है। वो कला से, आपको पता है एक्टर थे, कला से उनसे रिलेटेड होते हैं। केटी थॉमस हैं, लोक सेवक हैं, उनको दिया गया है। एन राजम है, उनको कला के क्षेत्र है, इनको दिया गया है। पी नारायण है, साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है, इनको पद्म भूषण दिया गया। और उसके बाद याद रखिएगा पद्म विभूषण दिया गया ये 5 लोगों को। BS अच्युतन है मरणोपरांत, ये लोक सेवा पब्लिक ऑफिसर हैं, इनको दिया गया है। पद्म भूषण देख लीजिए, पद्म भूषण में इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जैसे यलका याग्निक, ये भी सिंगर हैं। उसके बाद मामूटी ये भी कला से हैं। भगत सिंह कोश्यार हैं जो नेता थे, इनको दिया गया है। उसके बाद नोरी दत्तारेड्डी ये एक डॉक्टर थे, इनको दिया गया है। बेपेंटी कुटुंब शास्त्री ये कला से रिलेटेड, इनको दिया गया है। और BG नाथरम कामकोटी साहित्य से जुड़े हैं, साहित्य और शिक्षा से, इनको दिया गया है पद्म भूषण। ऊपर में और भी लोग हैं, 13 में से कुछ इंपॉर्टेंट को ही मैंने शामिल किया है। ये तो पद्म विभूषण वाला ये धर्मेंद्र को याद रखिएगा, केटी थॉमस, उसके बाद एन राजम और पी नारायण। ये करंट अफेयर अगला इसमें देखिए, बिहार वाला तो जरूर याद रखना है 72 BPSC के लिए, कि बिहार के किस किस व्यक्ति को पद्मश्री 2026 दिया गया है। तो पहला व्यक्ति है, 3 व्यक्ति को दिया गया बिहार में 2026 में। भरत सिंह भारती को दिया गया है, पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, और ये हैं कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके अलावा याद रखिएगा विश्व बंधु के नाम से एक व्यक्ति हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, और ये लोक नृत्य से मतलब कला से ही जुड़े होते थे, ये नृत्य से जुड़े हुए हैं कला के क्षेत्र में। और गोपाल जी त्रिवेदी हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, ये विज्ञान और अभियांत्रिकी से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा बिहार के 3 व्यक्ति भरत सिंह भारती, विश्व बंधु और गोपाल जी त्रिवेदी हैं, तीनों को पद्मश्री दिया गया है। मतलब कि 2026 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण बिहार के कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। अगला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BPSC अभी तक पता नहीं क्यों नहीं पूछा है, बहुत पूछेगा ज़रूर ये। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 जो दिया गया है, एक IAS अधिकारी हैं सुप्रिया साहू, जो तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। सुप्रिया साहू को दिया गया था 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, UNEP का एक कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत ये दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किन्हें दिया गया, सुप्रिया साहू, एक IAS अधिकारी हैं, इन्हीं को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अभी इससे पहले हमने इजराइल का परमाणु के बारे में संयंत्र को हम जो अटैक किया था वो शामिल किया था। अगले वाले में हम शामिल किए हैं जो ईरान वाले में है। तो याद रखिएगा ईरान का कुछ है, जैसे
नातांज है एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे? ये ईरान में स्थित है नातांज। देखिए अराक है जो हैवी वाटर से रिलेटेड एक प्लांट है, ये भी न्यूक्लियर में ही हैवी वाटर यूज होता है। उसके अलावा देखिए कहाँ है, एक है बुशहर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस के सहयोग से बना हुआ है। कहाँ पे? ईरान में। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो अभी यही माना जाता है क्योंकि रूस के सहयोग से बना हुआ है, तो ऐसे में कोई देश यहाँ पे अटैक नहीं करता है डर से। उसके बाद देखिए फोर्दो एक है और इसफ़ान और फोर्दो, ये सबको याद रखिएगा। इसफ़ान, फोर्दो, नातांज, बुशहर, अराक, ये सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे है? ईरान में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये करंट अफेयर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया गया। यहाँ पे फिजिकल के मतलब है जो राज्य का वित्त होता है ना, जो मनी वित्त होता है उससे रिलेटेड है कि राज्य का वित्त जो व्यवस्था कैसा है, राज्य कैसे अपना पैसा वगैरह एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना सेव कर पा रही है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 है, ये रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा ही जारी किया गया है और ये आधार वर्ष लिए गया है 2023 है 24, ठीक है, 2023-24 है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे जो अच्छा परफॉर्म करने वाला राज्य है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो राज्य का वित्त है, मतलब राज्य का जो वित्त स्वास्थ्य है ना, वो कैसा है मतलब किस राज्य का। तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म करने वाला राज्य है अचीवर में, वो ओडिशा को रखा गया है। उसी के साथ में केरल और गोवा है। तो अचीवर वाला में 3 राज्य है, कौन कौन? उड़ीसा, केरल एंड गोवा, 3 राज्य है वित्त स्वास्थ्य में। इसके अलावा मैं इसी में बात कर लेता हूँ। इसमें कुल 4 श्रेणी बनाया गया है। अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एक्सप्रेशनल का बनाया गया है। तो अचीवर में 3 राज्य है, उड़ीसा, केरल, गोवा। और बिहार को 72वीं बीपीएससी के लिए याद रखिएगा, बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा, परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है बिहार को। यूपी एग्जाम देने वाला याद रखिएगा, यूपी को रखा गया है फ्रंट रनर में के श्रेणी में, फ्रंट रनर के श्रेणी में रखा गया है। लेकिन बिहार अभी तो 72 बीपीएससी एग्जाम है, इसलिए परफॉर्मर में है बिहार। कहाँ पे? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। रिपोर्ट किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका कुल 4 श्रेणी है, तो ये तो मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ। और ये क्या बताता है कि राज्यों का फिजिकल जो स्वास्थ्य का स्थिति है कैसा है। ये अगला करंट अफेयर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन है जो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा ये गुआम एक जगह है, एयरबेस, यहाँ पे आयोजित किया गया था। आयोजक कौन था? तो यूएसए था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है क्या है? एक्सरसाइज सी ड्रैगन। इसमें 2 देश नहीं है, ये मल्टी देश वाला युद्ध अभ्यास है। इसमें कई सारे देश शामिल हैं, जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे देश इसमें शामिल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। ये भाव्या स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव्या स्कीम जो है उद्योग से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि प्लग एंड प्ले के तहत कुल भाव्या स्कीम है, जो याद रखिएगा, भाव्या का मतलब है भारत औद्योगिक विकास योजना। यहाँ भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या। इसमें प्लग एंड प्ले का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या करती है, ज़मीन जहाँ सरकार के पास उपलब्ध है वहाँ पे पहले से ही उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है। देख रहे, जैसे फिगर में यहाँ देख रहे होंगे, ये इस तरीके से शेड बना हुआ होता है, रोड वगैरह प्रॉपर बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीधे डायरेक्ट कंपनी जो है आके यहाँ पे अपना मशीन वगैरह सेटअप करके और उत्पादन शुरू कर देगी। इनको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसेस वगैरह, रोड वगैरह के लिए कोई समस्या नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाया मिल जाता है और सस्ते दर में यहाँ पे बिजली वगैरह भी मिलता है। तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने के लिए बोला गया है। कितने औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा प्लग एंड प्ले के था? तो 100 बनाने की घोषणा किया गया है।
और ये इसमें ये जो भाव्य स्कीम है कितने सालों के लिए शुरू किया गया है, तो 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। कब से कब तक, तो 2026-27 से लेकर 2031-32 तक के लिए शुरू किया गया। और इसमें कुल बजट का प्रावधान है, कितना है, 33,660 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। कितना, 33,660 करोड़ का। ये याद रखिएगा। इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से ये बनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, भाव्य जो स्कीम है उसका योजना का उद्देश्य है भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। उसके बाद घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया एंड पीएम गति शक्ति पहल को मजबूती देना है, और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में इसका योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा करंट अफेयर में। स्टार्टअप जो है स्टार्टअप स्कीम 2016 में शुरू किया गया था, अभी इसका 10 साल हो गया है। कब मनाते हैं स्टार्टअप जो डे, तो 16 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 16 जनवरी को ही लॉन्च किया गया था स्टार्टअप स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो 16 जनवरी को इसलिए मनाते हैं। और इसका अभी 10 साल हो चुका है। तो स्टार्टअप जो इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या था, इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उपलब्ध कराना, निवेश एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाना, ये है, याद रखिएगा। इसमें जो है कुल 10,000 करोड़ का फंड का जो घोषणा किया गया था, बाद में इसमें बढ़ाया भी गया था। स्टार्टअप का परिभाषा याद रखिएगा। स्टार्टअप के परिभाषा में 10 साल हो गया है, तो अभी तक पूछा नहीं है, बीपीएससी पूछेगा कि स्टार्टअप का परिभाषा में क्या शामिल होता है क्या नहीं है। इसमें स्थापना को 10 वर्ष, कोई भी जो कंपनी बनी है उसकी स्थापना का 10 वर्ष तो पहले नहीं हुआ होगा, ठीक है, मतलब 10 साल से कम रहा होगा, उसको स्टार्टअप के रूप में एक तो है। दूसरा है कि वार्षिक टर्नओवर है 200 करोड़ रुपया से कम होना चाहिए। अगर जो कोई कंपनी है उसका वार्षिक जो टर्नओवर है 200 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब उसको स्टार्टअप में शामिल नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें फोकस किया गया इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट या स्केलेबल बिजनेस मॉडल को इसमें शामिल किया गया है, और पुरानी कंपनी को विभाजित करके नहीं बनाया गया हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ओल्ड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, उसको डिवाइड करके और एक नया कंपनी बना दिया हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें याद रखिएगा। तो इसको याद रखना है कि कोई कंपनी है जो 10 साल से पहले का, अभी 10 साल नहीं हुआ है बना हुआ। दूसरा है टर्नओवर 200 करोड़ से कम होना चाहिए, और इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, स्केलेबल बिजनेस के ऊपर फोकस है, और जो है ओल्ड कंपनी का इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। और एक फंड ऑफ फंड, एक भी टर्म पूछ सकता है कि फंड ऑफ फंड किस स्कीम से रिलेटेड है, तो फंड ऑफ फंड जुड़ा हुआ है स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी इसी के तहत एक लॉन्च किया गया था, और फंड ऑफ फंड में 10,000 करोड़ रुपया का घोषणा किया गया था सरकार के द्वारा। इसमें टैक्स बेनिफिट वगैरह दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत में है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। इसको नोडल एजेंसी है, जो नोडल विभाग है DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार में भी शुरू किया गया था स्टार्टअप। सबसे पहले बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिहार में आया था 2017 में आया था। उसके बाद 5 सालों के बाद 2022 में फिर इस पॉलिसी को अमेंड किया गया, और 2022 में दोबारा शुरू किया गया। अभी 2022 वाला पॉलिसी अभी चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। परिभाषा तो वही है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन बीपीएससी पिछले बार पूछा भी है स्टार्टअप से रिलेटेड एक स्कीम को जोड़ करके, इसलिए अभी मैं इसको शामिल किया हूँ। अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 को लॉन्च कर दिया गया, और उसमें जो है ये इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा कि ये इंडेक्स लॉन्च किसके द्वारा गया है। एक संस्था है
मैं बता रहा हूँ क्या है संस्था। इसमें शामिल नहीं हुआ है शायद। पीस से ही रिलेटेड एक संस्था है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसमें रैंक याद रखिएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले नंबर पे है आइसलैंड, पहला नंबर पे देश। दूसरा नंबर पे है न्यूजीलैंड। तीसरा नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड। पहला नंबर पे आइसलैंड, दूसरा पर न्यूजीलैंड, तीसरा नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। याद रखिएगा। भारत इस रैंक में कितने नंबर पे है? तो भारत का जो रैंक है 127 है। 2025 में भारत का रैंक 115 था। अभी इसमें क्या हुआ है कि भारत का स्थिति और ख़राब हुआ है। पीस शांति में भारत का स्थिति ख़राब हुआ है। भारत क्या है, कितने नंबर पे चला गया? 127 में। अब कुल इसमें कितने देश को शामिल किया गया था? 163 देशों में भारत 127वें नंबर पे है। मतलब कि यहाँ शांति काफ़ी कम हो चुका है, याद रखिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। हाँ, ये देखिएगा, देश का पहला मेड इन इंडिया जो है, ये अभी एक प्लेन बनाया गया है। देश के पहला मेड इन इंडिया सैन्य परिवहन विमान की टेस्टिंग किया गया है। और ये है एयरबस है एक कंपनी, और टाटा का एक कंपनी है इसमें शामिल है इसको बनाने में। देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस। और ये कंपनी कहाँ पे स्थित है? तो बड़ोदरा जो है गुजरात में है, उसी के वहीं पे ये असेंबल हुआ है। और भारत का पहला ये स्वदेशी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। मेड इन इंडिया के तहत ये है, मतलब कि मेक इन इंडिया के तहत है। ये सैन्य परिवहन विमान है। इसका टेस्टिंग अभी किया है, सक्सेसफुल भी रहा है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तक मतलब भारत के रक्षा के इतिहास में देखें तो ये पहला है ऐसा। ये देखिए, इसको भारत इनोवेट्स 2026, भारत इनोवेट्स 2026 को कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो अभी रिसेंटली में G7 का मीटिंग हुआ है। कौन G7 का मीटिंग 2026 में अध्यक्षता किसके पास था? तो फ्रांस के पास था। यहीं पे फ्रांस का जो एक शहर है नीस शहर में ही इसका आयोजन G7 का किया गया। वहीं पे भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद देख लीजिए, ये एक और करंट अफेयर है। ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर को ही मैंने शामिल कर लिया है। तो अभी क्या है, ये देख रहे हैं इस फिगर को, ये हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। रिसेंटली में क्या हुआ, अभी 1-2 दिन पहले इसने इस्तीफ़ा दे दिए हैं। तो याद रखिएगा अभी कौन है ब्रिटेन का, अभी तो घोषणा होना है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन अभी ये इस्तीफ़ा दे दिए हैं। अगर जो पूछेगा कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कीम स्टारमर रहेगा, तो आप लोग उसको नहीं टिक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस्तीफ़ा दे दिए हैं ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर से। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि यूके का पीएम जो है स्टारमर हैं, अनाउंसमेंट क्या किए हैं कि 16 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया यूज करने के ऊपर बैन कर दिया गया है। बैन मतलब रोक लगा दिया गया है। और इससे पहले का करंट अफेयर में मैं एक और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया था कि 1 जनवरी 2009 में जो भी बच्चा जन्म हुआ 1 जनवरी 2009 या उसके बाद, तो वो लोग क्या है, जो धूम्रपान करने वाला जो भी प्रोडक्ट है ना तो बेच सकते हैं ना तो उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कि धूम्रपान फ्री कंट्री बनाने के लिए फ्री कंट्री भी बनाना है ब्रिटेन को, और धूम्रपान फ्री जनरेशन भी बनाना है। तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा ब्रिटेन, जो धूम्रपान फ्री जनरेशन बनाने वाला देश हो जाएगा। और उसमें क्या बोला गया है कि जो 17 साल से कम एज के जो बच्चे हैं अभी ब्रिटेन में, वो ना तो धूम्रपान कर सकते हैं ना तो बेच सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि जो भी बच्चा 1 जनवरी 2009 में जन्म लिया या उसके बाद लिया, वो लोग ना तो जो टोबैको प्रोडक्ट है बेच सकता है ना तो उसका यूज कर सकता है। ये भी याद रखिएगा। और अभी सोशल मीडिया को बैन करने दिए हैं ये यहाँ के पीएम, याद रखिएगा। हाँ, इसी में एक मैं पूछता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का कौन सा देश है जो ये सोशल मीडिया को बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? 16 साल से कम या 13 साल से कम के यूज वाले के लिए। तो विश्व का पहला देश था ऑस्ट्रेलिया, जो 16 साल से कम उम्र का
बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर रोक लगा दिया है। ये देखिए, मैं बोला था कि अभी रिसेंटली में जीआई टैग मिला है बिहार के कुछ प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट है, ये देखिए डायरेक्ट बिहार सरकार का न्यूज़ है। तो 3 प्रोडक्ट है बिहार को जिसको मिला है अभी रिसेंटली में जीआई टैग। एक बवन बुट्टी साड़ी है, बवन बुट्टी साड़ी एवं फैब्रिक इसको मिला है, और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को ये तो पिछले साल ही मिल चुका था पत्थर कट्टी को, और ये है, ये एक पेंटिंग है, ठीक है, ये पीड़िया पेंटिंग है, इसको ये तीनों को मिला है, मतलब हाल ही फिलहाल में 2025-26 में इसको मिला है जीआई टैग भी। ये बिहार का तीनों प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। और बवन बुट्टी साड़ी कहाँ बनाया जाता है, तो नालंदा में, याद रखिएगा। पत्थर ये कट्टी स्टोन जो ग्राफ्टिंग किया जाता है ये गया में किया जाता है, और ये जो पीड़िया पेंटिंग है ये कहाँ पे है, भोजपुर में है बेसिकली। ये भी राज्य भी पूछ सकता है। अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया है, राज्य खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय राजगीर को एक उपलब्धि हासिल किया गया। IIRF 2026 की रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ खेल विश्वविद्यालय के सूची में जो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसको 4था स्थान प्राप्त हुआ है IIRF 2026 के रैंकिंग में। बस ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कौन सा स्थान पे है, 4था स्थान पे है। देखिए अभी क्या है, उड़ीसा सरकार ने क्या बोला है कि केजी मतलब जो बच्चा शुरू करता है स्टडी पढ़ाई शुरू करता है केजी से शुरू करता है, और केजी से पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई के लिए बिल्कुल यूनिवर्सल कर दिया जाएगा, यूनिवर्सली फ्री कर दिया जाएगा, मतलब सभी के लिए वहाँ पे ये एजुकेशन को फ्री कर दिया जाएगा। और ये उड़ीसा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये एक झांसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि झांसी फर्स्ट यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो नो चाइल्ड लेबर, मतलब कि वहाँ चाइल्ड लेबर फ्री हो अपने आप घोषित कर दिया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, झांसी जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे चाइल्ड लेबर मुक्त घोषित कर दिया है। ये देखिए, झांसी फर्स्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट विथ नो चाइल्ड लेबर इन इट्स 496 विलेज। ये था न्यूज़। ब्रिक्स इस बार का ध्यान रखिएगा, 2026 का जो ब्रिक्स का अध्यक्षता इस टाइम भारत के पास है, तो भारत के अलग अलग शहर में ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है। तो ऐसे में एक और मीटिंग ब्रिक्स एग्रीकल्चर का, और अभी रिसेंटली में एक युवा वाला भी मीटिंग दोनों इंदौर में किया गया है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे शुरू किया गया है। 21 कंट्रीज़ में, और यूथ वाला भी इसमें शामिल था, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम ही ये करंट अफेयर है। इंटरनेशनल लेबर डे 114वां जो है 114वां इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजित कहाँ किया गया, तो जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है ILO का। तो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया है। इसमें MOS हैं शोभा करानांदे, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक है, ये करंट अफेयर आज का यहीं पे समाप्त हो रहा है। बहुत सारे करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। जिनको लगेगा कि मेरा वॉइस स्लो है, स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, और एक ही वीडियो को 3-4 बार जब देखेंगे, देखिए बहुत सारे करंट को मैंने शामिल किया है, वो लोग स्पीड बढ़ा कर देखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप लोग मुझे प्रोत्साहित करेंगे तो अभी हम भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, तो उसका वीडियो हम बहुत जल्दी लाने वाला है, 2-3 दिन के अंदर में वो वीडियो भी हम ला देंगे। और ये बहुत यूनिक वीडियो होगा, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको वीडियो डालूंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर BPSC 72 में नहीं आएगा, ये गारंटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।